तो हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने वी स्टार्टेड विद मैक्सवेल्स इक्वेशंस। वी विल हैव अ शॉर्ट ब्रश ऑफ व्हाट वी डिड इन लास्ट क्लास और फिर आगे के उस पे आएंगे। So we started with Maxwell's equations in the last class. We studied the historical perspective. कैसे मैक्सवेल्स इक्वेशंस डेवलप हुई और क्या-क्या इनका योगदान है। फिर हम लोगों ने देखा था इसकी इंपॉर्टेंस करंट ट्रेंड्स में किस किस ब्रांचेस में है, चाहे नैनो साइंसेस हो, चाहे क्वांटम ऑप्टिक्स हो, चाहे क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स हो। इसके एप्लीकेशंस, फिर कंटिन्यूटी इक्वेशन का डेरिवेशन देखा था। फिर डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है, क्योंकि इससे पहले जो हम इक्वेशंस ले रहे थे वो ये मान के ले रहे थे कि वो स्टेडी स्टेट की इक्वेशंस हैं और उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का टाइम वेरिएशन अकाउंट नहीं कर रहे थे। जब टाइम वेरिएशन को अकाउंट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी जनरेट होगी, जिसको डेल डी बाई डेल टी से डिनोट करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने मैक्सवेल्स की इक्वेशंस देखी थी। पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन का डेरिवेशन तक हम लोग आए थे। आज मैक्सवेल्स की तीसरी इक्वेशन हम लोग देखने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लोगों ने पढ़े थे कि ईएमएफ इंड्यूस इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स और इसका डायरेक्शन अपोजिट टू द कॉज दैट गिव्स इट। यानी जो ईएमएफ जनरेट होगा वो फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन लगेगा। उसी से हम कह सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। साथ ही साथ हमको एक पता है कि वर्क डन इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर यही वर्क डन एक किसी क्लोज्ड पाथ पे किया जाए तो ये ईएमएफ के बराबर होगा। दूसरा हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि ये फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल होगा। ये मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इक्वेशन 1 पे ध्यान देंगे हम लोग और इक्वेशन 4 से 5 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे। ये इक्वेशन 1 है, 5 की वैल्यू इक्वेशन 4 से 1 में रखी तो ये मिला। इसमें टर्म्स को रीअरेंज किया, डी बाई डी टी को इंटीग्रल के अंदर ले आए, ये मिल गया। यही मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन का इंटीग्रल फॉर्म होगा। अब अगर ये जो लाइन इंटीग्रल है इसको सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करना हो तो हम E का कर्ल ले लेंगे। तो लाइन इंटीग्रल कैन बी कन्वर्टेड इनटू सरफेस इंटीग्रल। तो इसको हम सब्स्टिट्यूट वापस इस इंटीग्रल फॉर्म में कर देंगे तो वी गेट दिस इक्वेशन। चूंकि दोनों तरफ सरफेस इंटीग्रल है तो दोनों सरफेस इंटीग्रल तभी सेम हो सकते हैं जबकि जिस क्वांटिटी के वो इंटीग्रल है वो सेम हो। तो ये कर्ल E जो लेफ्ट हैंड साइड में, दिस मस्ट बी इक्वल टू माइनस dB बाई dt ऑन द राइट। यही इक्वेशन हम लिख देंगे, दिस इज द थर्ड इक्वेशन
डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन। ये इंटीग्रल फॉर्म था, यहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व नहीं था, इसलिए इसको इंटीग्रल फॉर्म कहते हैं। यहाँ पे हमने कर्ल इंट्रोड्यूस कर दिया तो डिफरेंशियल फॉर्म हो गया है। मैक्सवेल्स की फोर्थ इक्वेशन देखेंगे। हमको पता है एम्पियर्स लॉ क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू आई। और हम ये पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस फील्ड में B इज इक्वल टू म्यू जीरो H का रिलेशन होता है। इस रिलेशन को यूज करते हुए B को हम H के फॉर्म में यहाँ पे रख देंगे। तो जब रिड्यूस करेंगे म्यू जीरो का फैक्टर दोनों तरफ राइट हैंड साइड में पहले से कट जाएगा, वी विल गेट दिस इक्वेशन। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को हम देखें, हमको साथ ही साथ एक चीज पता है कि J करंट डेंसिटी होती है। तो करंट निकालना क्या है, इसका सरफेस करंट विल बी द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द सरफेस करंट डेंसिटी। यहाँ पे J सरफेस करंट डेंसिटी है, तो सरफेस करंट डेंसिटी को सरफेस पे इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको टोटल करंट मिल जाएगी। ये करंट की वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी, लाइन इंटीग्रल ऑफ H इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ J। जैसा कि पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि मैक्सवेल ने कहा कि डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया और मैक्सवेल ने कहा कि डिस्प्लेसमेंट करंट भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। तो जो हमने पहले रिलेशन लिखा था अभी जस्ट पहले, उसमें J में हमने एक टर्म और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी का JD का ऐड कर दिया और इसका मान हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं डेल D अपॉन डेल T। ये पिछले लेक्चर में ही हम लोग लिख चुके हैं। तो JD इज इक्वल टू डेल D अपॉन डेल T हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। और अब आप देखेंगे कि इस लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदलने का वही तरीका है, डेल क्रॉस H कर देंगे तो ये सरफेस इंटीग्रल बन जाएगा और सरफेस इंटीग्रल दोनों तरफ का सेम है, दैट मीन जिस क्वांटिटी का सरफेस इंटीग्रल निकल रहा है वो सेम होगी। तो यहाँ डेल क्रॉस H विल बी इक्वल टू दिस क्वांटिटी J प्लस डेल D बाई डेल T। ये मैक्सवेल्स की फोर्थ इक्वेशन होती है जिसे हम एम्पियर सर्कुलर लॉ भी कहते हैं और इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट का टर्म ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है। इसका मतलब कि जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है जो प्रोड्यूस हुई है, इंड्यूस हुई है, वो कंडक्शन और कन्वेक्शन करंट के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट करंट के द्वारा भी बनती है, उसका भी उसमें योगदान है। और द डिस्प्लेसमेंट करंट हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से बनती है, कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से जो चार्जेस डिस्प्लेस होते हैं उनसे कॉन्स्टिट्यूट करती है। तो और ये साथ ही साथ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगी। और इस चीज का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हर्ट्ज ने अपने एक्सपेरिमेंट में किया था। तो अल्टीमेटली हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई जो कि हम ये यहाँ पे लिखी हुई हैं। अगर कोई रीजन ऐसा है जहां पे सोर्स फ्री है तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वहां पे सॉलिनॉइडल शेप में होगी और इलेक्ट्रिक लाइंस और मैग्नेटिक लाइंस
हमेशा आपस में लिंक्ड होंगी और दे विल फॉर्म अ क्लोज लूप। और टाइम वेरिंग दोनों फील्ड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता है। पहले भी हमने कहा था कि ये चारों फील्ड आपस में आइसोलेटेड नहीं है। हम किसी भी एक इक्वेशन को आइसोलेटेड वे में नहीं ले सकते। ये दीज आर सेट ऑफ फोर इक्वेशंस और चारों मिलके कलेक्टिवली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिफाइन करती। एल्बर्ट आइंस्टीन ने इसकी इंपॉर्टेंस अपनी किताब द इवोल्यूशन ऑफ फिजिक्स में दी और उसने एक बहुत सुंदर कमेंट किया था कि these equations are the laws representing the structure of the field. They do not, as in Newton's law, connect to widely separated events. They do not connect the happenings here with the condition. न्यूटन्स लॉ या जो भी आपने नियम पढ़े हैं अभी तक मैकेनिक्स में या किसी ब्रांच में, वो जो कुछ घटित हो रहा है उसको बताते हैं। लेकिन जो मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं वो उनका कंटेंट उससे ज्यादा है। जो चीज आप घटित होते हुए नहीं देख सकते, महसूस कर सकते हैं, ये मैक्सवेल्स इक्वेशन उसको भी बयां करती हैं। आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को देख नहीं सकते हैं, आप खाली उनका इन्फ्लुएंस जान सकते हैं। यू कैन ओनली मेजर इन टर्म्स ऑफ सर्टेन क्वांटिटीज। तो वो ये उन चीजों को रिलेट कर रही है मैक्सवेल्स इक्वेशन जो कि हम विजिबल नहीं है, वी कैन ओनली सेंस दोस पॉइंट। इसी तरीके से रिचर्ड फिनमैन के लेक्चर्स आप लोगों ने कुछ लोगों ने पढ़े होंगे, मार्केट में अवेलेबल है रेडिली और बहुत ही अच्छे हैं अगर आपको हायर फिजिक्स में जाना है। तो उसने ये कहा अपनी किताब में मैक्सवेल्स इक्वेशंस की इंपॉर्टेंस में कि फ्रॉम अ लॉन्ग व्यू ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड सीन फ्रॉम से 10,000 years from now, there can be little doubt that the most significant event of the 19th century will be judged as the Maxwell's discovery of the laws of electrodynamics. यानी आज से कई हजार साल बाद भी अगर देखा जाएगा तो 19वीं शताब्दी की सबसे बड़ा आविष्कार मैक्सवेल्स की इलेक्ट्रोडायनामिकल इक्वेशंस ही मानी जाएंगी। समझ लीजिए कितनी इंपॉर्टेंस इन इक्वेशंस की है। अब इसकी इंपॉर्टेंस आप खुद ही देख सकते हैं, जो आप मॉनिटर जो अपने सामने रखे हैं जिससे आप ये क्लास को लेक्चर को देख पा रहे हैं, जो भी रिमोट कंट्रोल्ड इक्विपमेंट्स हैं, जो भी रेडार वायरलेस कम्युनिकेशन है, जो भी टीवी आपके सिग्नल्स आपके सैटेलाइट से आ रहे हैं, जितना मोबाइल कम्युनिकेशन है, स्पेस कम्युनिकेशन है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का कम्युनिकेशन है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी आप लोग सब मोबाइल में यूज करते हैं, जितने नेविगेशन सिस्टम्स हैं वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करते हैं जो कि इन इक्वेशंस से गवर्न होती हैं। तो यही इक्वेशंस की बदौलत हमारे ऑडियो और वीडियो सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इन इक्वेशंस की इंपॉर्टेंस क्या है। So today we complete the Maxwell's equations. उनके चारों इक्वेशंस के हम